हेलो दोस्तों। शाम के वक्त जब दिल्ली के चांदनी चौक पर भीड़ पीक पर होता है, तब अचानक ऐसा एक धमाका होता है और ऐसा सीन क्रिएट होता है जो लोगों ने कल्पना तक नहीं किया था। शाम को 6 बजे 45 मिनट दिल्ली में रेड फोर्ट के पास सुनहरे मस्जिद के पार्किंग प्लॉट से एक सफेद कलर के होंडा i20 गाड़ी बाहर निकलते है। ये गाड़ी लाल किला के पास आकर सीधा यू टर्न लेकर लाल किला के सामने वाले सड़क पर आते हैं। ये गाड़ी धीरे धीरे आकर लाल किला के 1 नंबर गेट के पास रेड लाइट में आकर रुकता है। ये जगह दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बहुत नजदीक होता है। सीसीटीवी से पता चलता है कि ये गाड़ी एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसके आसपास 6 गाड़ी और 3 ऑटो रिक्शा पर आग लग जाते हैं। धमाका से स्ट्रीट लाइट के आग बुझ जाते हैं। आसपास बहुत सारे गाड़ियों का शीशा भी टूट जाते हैं। इस धमाके का बस जितने गाड़ी था, इन सब के गैबरेज 150 मीटर दूर तक पहुंच जाते हैं। इस धमाके के समय 2 लोग बिजी स्ट्रीट पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस धमाके का इंटेंसिटी इतना ज्यादा था कि पेड़, माइक, लोग, कैमरे के सामने जो कुछ भी देख रहा था, सब कुछ हिल गया था। बताया जाता है कि इस धमाके की आवाज 2.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये घटना एग्जैक्ट 6 बजे 52 मिनट पर हुआ था। 6 बजे 55 मिनट में दिल्ली फायर सर्विस को कॉल आता है, जिसके बाद आग को कंट्रोल करने के लिए 7 फायर एक्सटिंग्विशर स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। 7 बजे तक पुलिस और एम्बुलेंस भी स्पॉट पर पहुंच गए थे। चांदनी चौक का लोकल लोगों ने इस विक्टिम लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया था और एम्बुलेंस पहुंचने के पहले ही कोई विक्टिम्स को ऑटो रिक्शा से ही हॉस्पिटल भेज दिया था। इस धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले 8 लोगों की मौत हो जाता है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तब तक 6 लोगों के आइडेंटिफाई हो चुके थे और अब तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाके का इंफॉर्मेशन मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स एंड फोरेंसिक टीम स्पॉट पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA स्पॉट पर पहुंच जाता है। इस धमाके के बाद सरकार अथवा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा नहीं बताया गया कि ये धमाका कैसे हुआ, किसने किया, इसके पीछे कौन है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इस घटना के पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी मॉड्यूल का हाथ है, लेकिन अब तक किसी भी आतंकवादी संगठन इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं लिया। इस धमाके के पीछे पाकिस्तान और तुर्की का इन्वॉल्वमेंट सवाल उठा तो तुर्की ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। इस घटना में मारे गए 8 लोगों की आइडेंटिफाई हो चुकी है। अमर कटारिया, उम्र 35 साल, दिल्ली से। ई रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद जुमान, यूपी अमरोहा के अशोक कुमार जो एक बस कंडक्टर था। दूसरा विक्टिम मोहसिन मलिक। एक और विक्टिम्स था लोकेश अग्रवाल, जिसका उम्र 52 था। कैब ड्राइवर पंकज सैनी। एक दूसरा विक्टिम था मोहम्मद नुमान, जो फैमिली का एकमात्र अर्नर था। दिनेश कुमार मिश्रा, जो एक क्लॉथ स्टोर पर काम कर रहा था। रात 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह विक्टिम्स को मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बाद में स्पॉट पर भी जाता है जहां बम धमाका हुआ था। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू। अब तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला और वेरियस मीडिया आउटलेट से पता चला कि इस हुंडई i20 के नंबर है SR26CE 7674। द हिंदू का सोर्सेस ने बताया कि गाड़ी का ओनर था मोहम्मद सलमान, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया, तब पता चला कि सलमान ने गाड़ी ओखला में रहने वाला देवेंद्र को बेचा था। उसके बाद देवेंद्र ने गाड़ी को अंबाला में रहने वाला किसी और को बेच दी थी। उसके बाद इस गाड़ी को किसी और के पास बेच दिया गया। ANI के रिपोर्ट के अनुसार आमिर रशीद ने फरीदाबाद की एक पुरानी कार डीलर से सेकेंड हैंड i20 कार खरीदा और इसी कार जोन के पास नायरा पेट्रोल पंप से पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी लिया, ताकि दिल्ली पुलिस उनको ना रोके। इस धमाके के बाद दिल्ली और दिल्ली समेत कोई स्टेट जैसे गोवा, केरला, इसमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली में आने वाले और दिल्ली से जाने वाले सारे रेलवे एंड फ्लाइट पैसेंजर्स को सिक्योरिटी गार्ड ने स्ट्रॉन्ग चेकिंग कर रहा है। सरकार और मीडिया ने पहले से ये इस हमले को एक आतंकी हमला मान रहे थे। बाद में इसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कंफर्म भी किया कि यह एक आतंकवादी हमला है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस मामले में
यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस फाइल भी किया, जिसका रिलेशन आतंकवादी की गतिविधि के साथ जुड़ा हुआ है। देश भर लोगों से एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से इसका रिएक्शन आने लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरा के समय एक भाषण में इस धमाके को दुश्मन देशों का साजिश बताया। पीएम ने यह भी बोला कि इस षड्यंत्र के पीछे जो भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरा केस को एनआईए के हवाला भी कर दिया गया, जो एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अथॉरिटीज ने कन्फर्म किया कि इस धमाके के पीछे दिल्ली और कश्मीर के लिंक है। एक्चुअली बात क्या है कि हरियाणा पुलिस एंड जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जम्मू कश्मीर के 2 डॉक्टर हरियाणा की फरीदाबाद से एंड सहारनपुर से अरेस्ट किया था। आरोप है कि ये डॉक्टर्स पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद एंड अंसार गजवातुल हिंद के लिए काम करता था। दरअसल इस घटना की शुरुआत होता है पूरा 1 महीने पहले कश्मीर के नौगाम से। श्रीनगर के नौगाम एरिया में कुछ दिन पहले 19 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद का कुछ पोस्टर मिला था, जिसमें लिखा गया था कि जिस कश्मीरियों ने इंडियन मिलिट्री को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में मदद करता है, इन लोगों का अंजाम बुरा होने वाला है। इस पोस्टर में पुलिस और आर्मी को भी धमकी दी गई थी। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने इस पोस्टर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब पता चला कि सोफिया की एक मौलवी जिसका नाम इरफान, वो इसके पीछे काम कर रहा था। 27 अक्टूबर मौलवी इरफान को जब पकड़ा गया था, तब काजीगंज के डॉक्टर आदिल मस्जिद के नाम बताया गया था। तब आदिल यूपी के सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। जब आदिल को 5 नवंबर में सहारनपुर से अरेस्ट कर लिया जाता है, तब आदिल ने पिछले साल अनंतनाग की मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस ने आदिल के क्वार्टर चेक किया, तब पुलिस को आदिल के क्वार्टर से एक राइफल मिला। आदिल के थ्रू पुलिस को पुलवामा में रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल अहमद का लिंक मिला, जो फरीदाबाद के अल-फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। जब अल-फला यूनिवर्सिटी में छापा मारा गया, तब पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी ने उनके साथ काम करने वाला डॉक्टर उमर के साथ मिलकर आतंकवादी हमला का प्लानिंग कर रहा था। इन दोनों ने अगल बगल में 2 किराए के रूम रखा था। इन दोनों के रूम से पुलिस को 360 केजी का एक्सप्लोसिव मिला, जिसको बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा उनके रूम में आईईडी मेकिंग मटेरियल्स, रिमोट कंट्रोल डिवाइस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टाइमर कंट्रोल डिवाइस इत्यादि मिला था। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टाइमर, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वायर जैसा बम बनाने वाला सामान भी मिला था। इसके अलावा यहाँ से पुलिस को एक राइफल, एक पिस्टल एंड एक AK-47 भी मिला था। अब तक पुलिस कन्फर्म हो गया था कि दिल्ली में एक बड़ा धमाका होने वाला है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने 8 नवंबर फरीदाबाद रेड के बाद पूरा दिल्ली में सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। इसी बीच पुलिस ने 10 नवंबर में लखनऊ से शाहीन सैयद को अरेस्ट किया था, जो लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थी। बताया जाता है कि शाहीन ने हाफिज सईद के बहन के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एक आतंकी संगठन के लिए काम करती थी। डॉक्टर आदिल एंड उमर को एक्सप्लोसिव मटेरियल सप्लाई कर रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल एंड डॉक्टर आदिल को अरेस्ट करने के बाद डॉक्टर उमर गायब हो गया था और पुलिस इसको अरेस्ट करने के लिए तलाश कर रही थी। डॉक्टर उमर भी अल-फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। अथॉरिटीज ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल और शाहीन को अरेस्ट करने के बाद आदिल बहुत घबराया गया था। दिल्ली धमाके का एक और प्रूफ सफेद कलर के हुंडई i20 कार, जो कोई ऑनर चेंज होने के बाद आखिरी बार उमर के पास था। और कोई सीसीटीवी से पता चलता है कि धमाके के पहले इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ने ही चलाया था। अथॉरिटीज ने बताते हैं कि उन लोगों के टारगेट और मिशन और कुछ था, लेकिन अपना साथी अरेस्ट होने के बाद उमर जल्दबाजी में रैंडमली धमाके को अंजाम दिया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि इन लोगों ने इन एक्सप्लोजिव को पूरी तरह असेंबल एंड डेवलप नहीं कर पाया था, जिसके कारण इस धमाके का इम्पैक्ट लिमिटेड था। धमाके में मारे गए लाशें पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी और लाशें आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। गाड़ी के अंदर मिले बिखरे हुए शव को आइडेंटिफाई करने के लिए एजेंसियों ने उमर की मां का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया था। अब फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट ने यह कंफर्म किया कि इस धमाके के समय डॉक्टर उमर इस गाड़ी के अंदर ही मारे गए थे। सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में लोगों ने तरह तरह के कमेंट कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कॉन्स्पिरेसी के साथ जितने लोगों की लिंक मिला है, मैक्सिमम कश्मीर में रहने वाला है।
पाकिस्तान बेस्ड आतंकी मॉड्यूल ने कश्मीर को लेकर डीप कॉन्स्पिरेसी रचना कर रहा है। कुछ सालों से कश्मीरियों ने इंडिया के मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। इससे कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा, कश्मीर की इकोनॉमिक हालत बदलने लगा, लेकिन पाकिस्तान को इस बात को हजम नहीं हो रही थी। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीरियों के द्वारा ऐसा कुछ कांड करवाओ ताकि बाकी इंडियन कश्मीरियों को नफरत करे और इसी सांस में कश्मीरियों को इंडियन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं।